तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक शुरू करेंगे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वाइब्रेशन मोड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो आज हम बात करेंगे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं are treated as simple harmonic oscillator. केमिकल बॉन्ड्स को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट किया गया है और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 ये होती है, जहां पे k है फोर्स कांस्टेंट जो कि बताता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और बॉन्ड कितना वीक है। जो m है वो बताता है मास। यदि यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट मासेस हो m1 और m2 तो उस टाइम पे जो मास है उसको हम रिप्लेस करते हैं म्यू से, जिसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। और दोनों मासेस से जो रिड्यूस्ड मास है वो इस इक्वेशन के द्वारा रिलेट किया जाता है m1 m2। सो केमिकल बॉन्ड्स है ऑब्वियस होता है कि दोनों जो बॉन्ड्स के जो एटम होते हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यदि वो दोनों डिफरेंट है तो हम यहाँ पे जो k बाय m की जगह हम रिप्लेस कर देंगे रिड्यूस्ड मास। ओके, और दूसरा हम जो स्पेक्ट्रा में जो फ्रीक्वेंसीज के रूप में हम डिनोट ना करके हम वेव नंबर की फॉर्म में डिनोट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा, और जहां पे c 1 बाय लैम्डा को हम लिखते हैं वेव नंबर से। तो फ्रीक्वेंसी c 1 वेव नंबर, तो वेव नंबर यहाँ से अपना निकलेगा फ्रीक्वेंसी को हम c से डिवाइड कर दें तो ये अपना जो फॉर्मूला है वो बनेगा यहाँ से। जो फ्रीक्वेंसी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स देंगे, डिपेंड करेगा c को आप किस फॉर्म में ले रहे हैं उस फॉर्म से ये डिपेंड करेगा। यहाँ मीटर सेकंड इनवर्स में है तो मीटर इनवर्स होगा, और c अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में यूनिट को दे रहे हैं तो ये सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा। तो ये फॉर्मूला है जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी आईआर स्पेक्ट्रा में किसी भी बॉन्ड से रिलेटेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। जहां यदि हम वेव नंबर कैलकुलेट करें तो वेव नंबर में बार इज इक्वल टू 1/2 पाई c k बाय। तो ये अपना फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या चीज देखते हैं, दो मेन फैक्टर है, एक फोर्स कांस्टेंट और दूसरा मास। 2 पाई c k बाय वेव नंबर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k के, यानी कि फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स जितना ज्यादा सॉरी जो बॉन्ड है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मींस उससे रिलेटेड जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या फिर वेव नंबर है उस बॉन्ड से रिलेटेड जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर आएगा वो हाई आएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जैसे हम बात करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो सबसे वीक बॉन्ड होता है। तो इससे रिलेटेड जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगी। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से रिलेटेड जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो एवरेज अगर हम देखें तो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है
वो लगभग नियर अबाउट 2250 के आसपास आएगी, 2250 के आसपास। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे वीक है, तो के की वैल्यू है वो इसके लिए सबसे कम होगी, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसीलिए इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। ओके, सो एक चीज ये होगी यहाँ पे, और जो दूसरा चीज है यहाँ पे, वो दूसरी चीज है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास के अकॉर्डिंग ये जो वेव नंबर है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है, वो रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस ये मास ज्यादा है, मास ज्यादा होगा तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, और इसको भी अगर हम रिलेट करें तो हम इसको इस फॉर्मूले के साथ रिलेट कर सकते हैं, जैसे सॉरी, जो वेव नंबर है वो रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड का अगर मास ज्यादा अटैच होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कम आएगी। फॉर एग्जांपल यदि देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन, ये अगर बॉन्ड है तो यहाँ पे CH है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे जो अटैच एक एटम तो कॉमन है कार्बन, दूसरा जो चेंज हो रहा है वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इस साइड अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का मास ज्यादा है, सूर्य सबसे कम है, फिर कार्बन का ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा, जैसे जैसे मास है वो बढ़ रहा है। तो CH की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वो लगभग 3000 सेंटीमीटर के आसपास आती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो आएगी 1200 सेंटीमीटर के आसपास, और जो CO की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो एवरेज नॉर्मल 1100 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी, और इसी तरीके से कार्बन क्लोरीन की है वो 750, और जैसे जैसे ये मास बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी है तो हमें यही चीज देखनी है, कंपैरेटिव अगर स्टडी हम करेंगे, अगर हमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को याद रखना है तो ये दोनों जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। एक तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखें कि बॉन्ड कितना मजबूत है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कोई भी फैक्टर जो बॉन्ड को मजबूत कर रहा है वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। यदि बॉन्ड अगर कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो, अगर दो सेम टाइप के फोर्सेस है अट्रैक्शन उनके बीच में, तो उस टाइम पे हम देखेंगे यहाँ पे कि रिड्यूस्ड मास कितना है। जिसका रिड्यूस्ड मास ज्यादा होगा उसके लिए एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगी ही कम हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं, जहां पे हम फोर्स की बात करेंगे, दोनों फैक्टर है वो देखते हैं हम। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये OH, NH और CH, यहाँ पे यदि रिड्यूस्ड मास के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन का मास है वो ज्यादा है और कार्बन का मास है वो कम है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो इसी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए और इस बॉन्ड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होनी चाहिए। बट एक्चुअल में ये अगर मैं बट एक्चुअल में इसका ऑर्डर रिवर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो इसके अंदर कौन सी बॉन्ड लगती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसमें बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो ये फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसी कारण जो इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी की हम देख सकते हैं। ये
थोड़ा जिस टाइप से हम जो कोरिलेशन चार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हमें सारी की सारी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो ध्यान में रखनी होती है, सारी तो ध्यान में नहीं रखनी होती, तो कुछ जो बेस वैल्यूज है वो हम ध्यान में रखेंगे, और उसके बेस पे हम बाकी जो उसके सेम टाइप के अगर फोर्स बॉन्ड है तो उसमें हम दूसरे जो ग्रुप लगे हैं वो कौन सा फैक्टर डाल रहे हैं, बॉन्ड को वीक कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या मास को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस बेस से हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो बेस वैल्यू के साथ कोरिलेट करेंगे कि प्लस माइनस कितनी हो सकती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। दो फैक्टर मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी सबसे पहला बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग यदि बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ये टाइप से लग रहा है, मैं वो लिखता हूँ, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, हायर द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो हाई होगी। अभी बताया था ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो फोर्स कांस्टेंट है वो स्ट्रेंथ बताता है। तो अभी ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया, एग्जांपल दिया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा मास, ये भी अभी एक्सप्लेन किया है कि फ्रीक्वेंसी है वो मास के साथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, अटैच जो मासेस है अगर वो ज्यादा है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन, या फिर जिसकी हम बात कर रहे थे परसेंटेज एस करैक्टर कितना होगा, एस करैक्टर ज्यादा होने से जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये sp3 हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है, और ये sp3 हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे तो ये sp है, ये sp2 और ये sp3, तो यहाँ पे जो 50% है वो s करैक्टर और 50% p करैक्टर होगा। यहाँ पे 33% s करैक्टर होगा और 66.6 p करैक्टर होगा, और sp3 में इसमें अगर 25% s करैक्टर और 75% है वो p करैक्टर है। तो जिसमें s करैक्टर ज्यादा होगा वो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस केस में जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो इस ऑर्डर में रहेगी। तो इसकी जो आएगी 3500 सेंटीमीटर के आसपास, और इसकी अगर मैं लिख दूं तो 3100 सेंटीमीटर के आसपास, और कार्बन सिंगल की वो पहले ही बता चुका हूँ 3000 सेंटीमीटर के आसपास। तो परसेंटेज एस करैक्टर कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी देखनी है हमें, sp sp2 या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक तरीके से इससे रिलेटेड हो गया फोर्स टेंस से, कि फोर्स परसेंटेज एस करैक्टर कितना ज्यादा होगा, जो फोर्स जो बॉन्ड है उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होगी। ये एस की ओवरलैपिंग काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू पी, तो एस फैक्टर जितना ज्यादा होगा ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होगी, और अच्छी ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, तीसरा फैक्टर हो गया ये, और चौथे फैक्टर की अगर हम बात करें मोड ऑफ वाइब्रेशन। सबसे पहली चीज जो बेंडिंग, किसी भी बेंडिंग मोड होता है और जो स्ट्रेचिंग मोड होता है, इसमें स्ट्रेचिंग मोड की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू बेंडिंग, क्योंकि किसी भी वाइब्रेशन मोड में बेंड करना स्ट्रेच कंपेयर करने के कंपैरिजन में काफी इजी होता है। यानी कि बेंडिंग के लिए लेस एनर्जी की, बेंडिंग रिक्वायर्ड लेस एनर्जी,
बेंडिंग के लिए लेस एनर्जी की जरूरत होती है और स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम फिजिकली इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं, किसी चीज को बेंड करना या फिर स्ट्रेच करना। तो एनर्जी टाइप एच न्यू से अगर मैं लिखूं तो एनर्जी टाइप की प्रोपोर्शन हो गया फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से यदि एनर्जी कम होगी तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। और स्ट्रेचिंग में भी यदि हम देखें तो दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो इसमें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, जैसे आगे कोरिलेशन चार्ट में मैं बताऊंगा कि जैसे एनहाइड्राइड होता है, ये दो बैंड शो करता है, एक 1830 के आसपास और एक 1770 के आसपास। तो इसमें से ये वाला जो बैंड होता है ये एसिमेट्रिक होता है स्ट्रेचिंग का, और ये वाला जो बैंड है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का आएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन में बैंड करना आसान होता है कंप्यूटर। तो बैंडिंग के जो रीजन आता है वो लगभग 1400 सेंटीमीटर से कम ही रहता है, 600 से यहाँ तक के जो बैंडिंग मोड आते हैं। और बैंडिंग मोड को जो रीजन होता है इसे हम कई बार फिंगरप्रिंट रीजन भी कहा जाता है, आइडिया था। तो फिंगरप्रिंट रीजन इसलिए कहा जाता है जब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सिमेट्री होती है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बैंडिंग मोड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 और CH2 ग्रुप है, इन दोनों में सेम टाइप के बॉन्ड है CH, और तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो बैंडिंग मोड की वाइब्रेशंस है वो देखनी है। जैसे ये बैंडिंग मोड में दो बैंड देगा और ये बैंडिंग मोड में सिर्फ एक मोड देगा, एक बैंड देगा। तो ये बैंडिंग मोड की इसकी वाइब्रेशन देखने के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि CH3 है या फिर CH2 है। तो बहुत ज्यादा सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बैंडिंग मोड की वाइब्रेशंस का यूज किया जाता है। तो इसलिए इसे फिंगरप्रिंट रीजन भी कहा जाता है आईआर स्पेक्ट्रा का। तो ये मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। तो विद्यार्थी से एसिमेट्री का सिमेट्री से हमेशा ज्यादा होगा और बैंडिंग का वो स्ट्रेचिंग से काफी कम होगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्टर। बहुत से जितने भी हम बहुत सारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कोरिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, यदि दो बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, यदि इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू एटम इज मोर। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम के बीच में ज्यादा होगी तो वो अच्छी ओवरलैपिंग होगी और उतना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी दो एटम्स के बीच में तो अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि कोई भी ऐसा फैक्टर जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा, वो हमेशा आपका क्या करेगा, विल हायर द फ्रीक्वेंसी। कोई भी फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा वो क्या हो रहेगा, हायर
जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसको भी इंक्रीज करेगा, कोई भी फैक्टर है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कार्बन, इसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, कार्बोनाइल काफी इंपॉर्टेंट है ये कार्बोनाइल। यहाँ पे अगर इसके साथ यदि कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो तो ये रेजोनेंस के थ्रू जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसका सिंगल कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस करने से क्या होगा, ये बॉन्ड है ये वीक हो गया, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ से जो इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है जो 1710 के आसपास आई थी, इसको 20 या 30 तक डिक्रीज कर देगा। तो अब इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बेस वैल्यू होती है, ये क्या है, बेस वैल्यू है कार्बोनाइल ग्रुप की 1710। बट यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड आने के कारण इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में सिंगल कैरेक्टर आ गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर से ये बॉन्ड वीक हो गया, और वीक होने के कारण जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इससे कमजोर रिलाइज है, यानी कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड जो कीटोन आएगा या कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो बेस वैल्यू से 20 से 30 सेंटीमीटर इनवर्स तक कम हो जाती है, कोई भी ऐसा फैक्टर। तो इसी तरीके से मैं एक बात करता हूँ, जैसे एनहाइड्राइड की बात कर लेता हूँ, पहले भी मैंने एग्जांपल लिखा है। यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यदि मैं इसको कार्बोनाइल ग्रुप लेके चलूँ तो ये वाला जो ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, सी डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीजन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड के बीच में आ जाएगी। तो इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे इसे हम। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बॉन्ड के बीच में आ रही है। तो इससे जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी एंड इसके कारण। तो कोई भी ऐसा फैक्टर हमें देखना है, और इसका हम काफी यूज करते हैं इस फैक्टर का, जहाँ पे हम कार्बोनाइल ग्रुप की और एल्केन्स की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो ध्यान में रखेंगे। ये मेन फैक्टर है जो हमें ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे कौन से फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी ऐसा फैक्टर, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के अंदर, जैसे एमाइड का लेके चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अभी हमें ये चीज, ये इतने फैक्टर हो गए। अब आईआर स्पेक्ट्रा का जो मेन यूज होता है वो जो मॉलिक्यूल्स है उसके फंक्शनल ग्रुप है, मैन है जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पहचान करनी है। फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, यूज ऑफ क्या फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो हर एक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स अपना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो हमें ध्यान रखनी होती है। तो इसके लिए हम एक कोरिलेशन चार्ट या ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। तो कोरिलेशन चार्ट बनाएंगे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के, जिससे हम बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी कहाँ पे है। अभी हम एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सबको एक एक को डिटेल से स्टडी करेंगे। मेन यूज है वो फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा भी हम कुछ ग्रुप है वो भी निकाल सकते हैं। ओके, सो
वाइब्रेशनल कोरिलेशन चार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं सीएच बॉन्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे आती है, सीएच बॉन्ड की। तो सीएच की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अपनी आएगी लगभग, यदि हम देखें सीएच की यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp3 की आएगी वो लगभग 3000 सेंटीमीटर के आसपास आएगी। आज मैं इसे लिखूं 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक की आएगी। और यदि हम इसकी देखें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो लगभग आएगी अपनी 3000 से 3000 से 3100 के बीच में आएगी। और जो कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड यदि यहाँ पे लगा है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो लगभग हमें मिलती है 3300 सेंटीमीटर के आसपास। और एरोमेटिक जैसे कि ये हो गया, तो एरोमेटिक हाइड्रोजन की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो हमें लगभग इस रीजन के अंदर 3150 से 3050 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे ये इसकी सारी की सारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। और जो CH है ये आपका CH3 ग्रुप हो या फिर CH2 ग्रुप हो, तो इन ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए तो CH3 ग्रुप है वो दो बैंड देता है। यदि CH3 ग्रुप होगा तो दो वाइब्रेशनल बॉन्ड बैंड देगा, एक देगा वो 1450 सेंटीमीटर के आसपास और दूसरा देगा 1370 सेंटीमीटर के आसपास। और जो ये खाली अगर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये 1450 के आसपास है, 1460 के आसपास सिर्फ एक सिंगल को एक बैंड देगा। तो ये CH3 आइडेंटिफाई कैसे करना है, CH3 ग्रुप और CH2 ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए मिथाइल प्लेन या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वो यहाँ मिथाइल ग्रुप है वो दो बेंडिंग मोड देगा CH की बेंडिंग मोड होंगे 1450 और 1370 सेंटीमीटर के, और CH2 होगा वो 1460 सेंटीमीटर इनवर्स के पास होगा। ठीक है, फिर यदि हम देखें तो एक जैसे एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप में भी CH बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे CH है ये दो बैंड देता है, एक देता है आपको 2750 सेंटीमीटर के आसपास और ये देता है 2850 सेंटीमीटर के आसपास, ये दो बैंड देता है, दो बैंड देगा ये। तो ये वाला जो बैंड है ये अपीयर नहीं होगा, ये CH के साथ एल्केन का जो CH है उसके साथ मिक्स होके आएगा, बट ये अलग से आएगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप की यदि कंफर्मेशन करनी है तो यदि ये बैंड यदि प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप भी उसके अंदर प्रेजेंट है। यदि ये बैंड अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना है, कीटोन के अंदर और एल्डिहाइड में CH बॉन्ड आएगा और इस CH बॉन्ड की जो कंफर्मेशन है वो इस पीक से होगी, क्योंकि ये वाली पीक है वो इस पीक के इस रीजन की जो पीक है उसके अंदर मिक्स होके आएगी, तो हमें इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट ये अलग से मिलेगा हमें। इस 2750 सेंटीमीटर पे है CO के साथ। पहले क्या देखना है, कार्बोनाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी देखनी है। कार्बोनाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी अगर C डबल बॉन्ड O की, तो उसके बाद हमें देखना है यदि CH है तो। ठीक है, तो ये होगा CH की। फिर देखिए हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो आएगी वो आएगी 1680 और 1600 सेंटीमीटर के आसपास। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है वो आएगी 2250 और 2100 सेंटीमीटर के बीच में। और यहाँ पे यदि हम, ठीक है, तो ये वाली भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है 2250 और 2100 सेंटीमीटर की यूनिवर्सिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक यहाँ पे ये वाली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है और ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो इतनी लिखी है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये
फिर हम बात करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ की कार्बोनाइल ग्रुप की। कार्बोनाइल ग्रुप है, कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोनाइल के? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एस्टर भी होता है, एनहाइड्राइड भी होगा और एमाइड। तो इतने सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। हर एक कार्बोनाइल ग्रुप में के हर एक फंक्शनल ग्रुप के CO की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो थोड़ा डिफरेंट होगी। बट जो CO की जो बेस वैल्यू है वो बेस वैल्यू लगभग रहती है 1715 सेंटीमीटर के आसपास की जो बेस वैल्यू है वो रहेगी। जितना प्लस माइनस है वो 1715 सेंटीमीटर से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो बेस वैल्यू है वो ये रहेगी, ये ग्रुप होता है और इसकी जो CO फ्रीक्वेंसी वो लगभग 1720 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। एग्जैक्टली 1720 प्लस 5 ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और कीटोन है, तो कीटोन में अगर हम देखें तो दोनों साइड है वो R ग्रुप लगे होते हैं। तो R ग्रुप का प्लस I इफेक्ट होता है, प्लस I इफेक्ट से यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। तो प्लस I फैक्टर यहाँ से यदि इस बॉन्ड को अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी इस बॉन्ड से निकल के। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने के बाद लगभग 1710 सेंटीमीटर के पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये फ्रीक्वेंसी देखनी है, दोनों काफी पास पास है तो कंफर्म नहीं कर सकते। कंफर्म करने के लिए कीटोन ग्रुप है या फिर एल्डिहाइड है, दोनों है लगभग यही आ रही है 1715 के आसपास। हो सकता है इसकी 5 कम हो जाए, इसकी 5 बढ़ जाए 1715। तो कंफर्म करने के लिए कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन ग्रुप है तो हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी देखनी होती है? ये वाली। यदि इसके साथ इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये है तो कंफर्म है एल्डिहाइड ग्रुप है, यदि ये नहीं है तो आपका कीटोन होगा। ओके, और फिर हम देखें एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका माइनस I फैक्टर लगता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये इंक्रीज होगी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो। ओके, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो 1725 से 1700 के आसपास की आती है। बेसिक फैक्टर देखिए तो बट OH ग्रुप है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो इसी कारण जो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो थोड़ा कम रहती है, जितनी इंक्रीज होनी चाहिए इतनी होती नहीं। बट ये हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डिफरेंशिएट करेंगे कि जैसे ये अपने पास ये OH ग्रुप है, ये O है और तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अपना बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण जिसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो थोड़ा वीक हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन जब ये ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कम आती है 1725 से 1700 के आसपास, 1710 के आसपास ही रहती है। और कंफर्म कैसे करेंगे? ये पीक है और इस पीक के साथ यदि OH की भी अगर पीक है तो यह कंफर्म है कि अपने पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ये पीक प्लस या मतलब ये पीक देख लिया आपने, ये भी नहीं है, फिर चेक करते हैं कि ऑक्सिलिक एसिड तो नहीं है, उसके लिए OH की फ्रीक्वेंसी है वो चेक करेंगे। यदि OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अगर OH नहीं है तो आपका कीटोन रह जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं एमाइड, एस्टर। I फैक्टर लगेगा
ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आई इफेक्ट लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की शिफ्ट होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट होगी, तो ये बॉन्ड है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। तो एस्टर की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो आती है 1750 से 1730 के रीजन के बीच में, ठीक है। तो ये कंफर्म करने के लिए ये रीजन प्लस CO की OH प्रेजेंट नहीं है, दो ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि ये एस्टर होगा। और एनहाइड्राइड की पीक के बारे में क्या कहेंगे, पहले ही बता चुका हूं कि एनहाइड्राइड है वो 2 पीक देता है। तो इससे पहले एमाइड लिख देता हूं मैं एक बार। एमाइड है, एमाइड के अंदर NH2 ग्रुप आएगा और NH2 ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस बॉन्ड की कम हो जाएगी, तो कम होने तो बेस वैल्यू से ये काफी कम आएगी। इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है एमाइड की वो लगभग रहती है 1660 सेंटीमीटर के आसपास, काफी कम हो गई आएगी इसकी। और फिर जो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड को 2 बैंड देता है, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक बैंड आएगा और ये एसिमेट्रिक बैंड आएगा। तो एनहाइड्राइड की कंफर्मेशन कैसे होगी, यदि वो 2 बैंड दे रहा है, सिमेट्रिक का 1770 के आसपास और इसका 1820 सेंटीमीटर के आसपास, यदि बैंड दे रहा है दोनों के दोनों, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एनहाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट है, नो दोनों में, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक, ओके। तो अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कार्बोनाइल ग्रुप के बाद वो रहता है OH का एल्कोहल। एल्कोहल की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो लगभग 3600 सेंटीमीटर के आसपास आती है। यदि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से, जैसे किसी के साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से यहाँ की बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो दोनों ग्रुप की जो वो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है और वो इस कारण है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो है वो एक शार्प पीक देता है, हाइड्रोजन 3600, ये है विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये है विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। शार्प मतलब इस टाइप से पीक मिलेगी और ब्रॉड पीक ऐसी मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो पीक आती है वो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ऐसी पीक आती है, और ये विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉरी ये विदाउट, तो ये विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ होगी, ये वाली पीक, ठीक है, ये OH। और दूसरी चीज, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इसकी जो पीक आती है OH की, वो काफी ब्रॉड रीजन में आती है, लगभग इस रीजन के अंदर ये काफी ब्रॉड पीक मिलेगी आपको, जहां पे और इस रीजन CH वगैरह सभी के साथ ओवरलैप हो गई। यदि ऐसी अगर पीक अगर हमारे पास है ब्रॉड पीक, ये 1 बैंड अगर दे रहा है, तो विदाउट डाउट में कुछ नहीं सोचना, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कंफर्म होगा। यदि ऐसी पीक देता है कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये वाली जो पीक है ब्रॉड पीक देता है इस रीजन में, तो स्पेक्ट्रा देख के यदि ऐसी पीक है इस रीजन के अंदर ब्रॉड पीक आ रही है, तो ऑब्वियस कंफर्म है कि वो OH होगा, तो ये OH होगी। और फिर अगर आप देखें हैं तो NH, OH और NH में क्या फर्क होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो इसमें वीक होती है, तो इसमें 3600 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, तो इसकी आ जाएगी वो 3400 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी। ये भी यहाँ पे अपने पास 2 तरीके के हो सकते हैं, NH2 प्राइमरी एमीन और
ये 1 डिग्री अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है। 1 डिग्री अमीन में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के थ्रू ये दो बैंड देता है। एक बैंड देगा वो देगा 3500 सेंटीमीटर के आसपास और दूसरा जो बैंड देगा वो देगा 3200 सेंटीमीटर के आसपास। ये दो बैंड देगा। यदि दो बैंड प्रेजेंट है तो आपको ये कंफर्म हो सकता है कि 1 डिग्री अमीन है। यदि सिर्फ एक NH की पीक है तो सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए ये चीज तो NH का हो गया। तो मेन अपने पास ये फिर एक अपना बचता है CO का, जो ईथर के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो हम बाद में देखेंगे। मेन जो फ्रीक्वेंसी आती है वो ये सारी। ओके, अब जैसे ही हमें ऐसे अप्रोच करना है, यदि हमारे पास अगर कोई स्ट्रक्चर हो, चलो एक चीज और कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बेस वैल्यूज कौन कौन सी अपने पास? OH है 3600 सेंटीमीटर के आसपास लिख दो, चलो या फिर इसको लिख देते हैं। NH है वो 3400 सेंटीमीटर के आसपास की पीक वैल्यू बेस वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट है, और इसकी 3000 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये कंफर्म करने के लिए जो बेस वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कंफर्म नहीं लिख रहा, ये बेस वैल्यू है इसके अराउंड ऑफ पीक हमें मिलेगी। और ये भी इंपॉर्टेंट है नाइट्राइल ग्रुप, और इसको कंफर्म करें ट्रिपल बॉन्ड कंफर्म करने के लिए ये दोनों पीक अगर हो कंफर्म है कि ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अपनी इंपॉर्टेंट बेस वैल्यूज है जो हमें याद रखनी चाहिए। जो हमें याद रखनी है उसके बाद हम जो बाकी फैक्टर्स है वो याद रखेंगे। कम से कम पहले ये आइडेंटिफाई की फंक्शन होता है कौन सा, फिर देखेंगे कि किस टाइप का है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, वो बाकी फैक्टर लगाते हैं। अप्रोच कैसे करना है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चेक करना होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप यस और नो। इसके लिए कहां से आएगी, ये लगभग 1650 और 1800 के बीच में कोई ग्रुप अगर प्रेजेंट है, पीक है, तो हम चेक करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कौन कौन से हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, इनमें से देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें OH की देखेंगे, OH की अगर कोई पीक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम देखेंगे, यदि नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन इनमें से कोई और है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड देखो। सेकंड स्टेप पे हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इनमें से, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर वगैरह, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में यदि ये नहीं है तो हम सीधा तीसरे स्टेप पे आएंगे। फिर हम देखते हैं OH की, NH की, ये चेक करते हैं। फिर OH में भी देखते हैं कि ये फिनोल भी हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है, वो हम एरोमेटिक रिंग के बेस वैल्यू से देखेंगे। NH का हम देखेंगे प्राइमरी अमीन है या फिर सेकेंडरी अमीन है। ये भी नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, डबल बॉन्ड को चेक करेंगे। ये सब नहीं है, इनके बाद हम क्या चेक करेंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2150 के पास पीक आएगी और इसकी 3200-3100 के आसपास आएगी पीक। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, फिर हम एरोमेटिक रिंग देखेंगे। यदि ये सब नहीं है तो फिर हम बाकी देखेंगे कि NO2 ग्रुप, SO2 ग्रुप है कि नहीं है, उनकी भी हम फ्रीक्वेंसी है वो चेक करेंगे। और किसी भी टाइप का यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन है या फिर नहीं है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक है, यदि साइक्लिक होगा लास्ट स्टेप में क्या देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन साइक्लिक है, यदि साइक्लिक होगा तो CH3 ग्रुप नहीं होगा। अगर CH साइक्लिक नहीं है, ओपन होगा तो उसके अंदर CH3 ग्रुप होगा। और ये कंफर्म कैसे करेंगे, यदि दो बैंड यदि आते हैं 1450 और 1370 के आसपास
तो हम कंफर्म करेंगे ये। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। अब हम एक एक ग्रुप को डिटेल में स्टडी करते जाएंगे कि एल्केन्स के अंदर हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं हर एक फंक्शनल ग्रुप को। ये बेसिक ब्रीफ आइडिया है, ब्रीफ डिस्कशन है कि कौन कौन सी पीक हमारे पास प्रेजेंट है और कौन कौन सी नहीं है। इसके बाद हम हर एक को एक्सप्लेन करेंगे, एल्केन्स की, हाइड्रोकार्बन की, कार्बोनाइल की, फिनोल, अल्कोहल्स की, हर एक फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे। तो माइनर को हम जितना डीपली जा सकते हैं कि हर एक पी को पकड़ के किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप की पहचान करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा माइनर सा फर्क आता है और उस माइनर से फर्क के लिए हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो हम डीपली स्टडी करेंगे। जैसे अल्कोहल में, अल्कोहल का तो हमें पता लगे कि वो फ्रीक्वेंसी है, बट वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ये कंफर्म करने के लिए हमें उसका बेंडिंग मोड की कुछ एक फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। तो